क्वार्टेराइज जो है ये किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? क्वार्टेराइज जो है, क्वार्ट जो होता है नहीं, अग्नेय चट्टान का, अग्नेय, ठीक है ना। क्वार्टेराइज जो है किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का, ठीक है ना। कोशिका का रसोई घर क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। कोशिका का रसोई घर क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और पादप कोशिका हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। आगे आपको बताना है मानव के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है, यानी कि श्रव्य सीमा का नॉर्मल रेंज क्या है? नहीं, 60 डेसिबल तक, ठीक है ना, 60 डेसिबल है, ठीक है ना। हाँ, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त है? तो नॉर्मल 60 डेसिबल का जो साउंड है उसमें ना ज्यादा कम रहता है ना ज्यादा स्लो रहता है, ज्यादा रहता है। आगे आपको बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जानते हैं। बताइएगा कृत्रिम हीरा किसको बोलते हैं? कृत्रिम हीरा, हीरा यानी कि आर्टिफिशियल डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड को किसको बोलते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को, सिलिकॉन कार्बाइड को। आगे आपको बताना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 75, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में? 75 में। आगे आपको बताना है भारत की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, ठीक है ना। अवशिष्ट शक्तियां जो है किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। आगे आपको बताना है बिहार में जिलों की संख्या टोटल 38 जिला ना, 38 जिला है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, ठीक है ना। ये DC किसके लिए स्टैंड करता है? डेमोक्रेटिक के लिए, बिल्कुल सही है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए, ठीक है ना। वाशिंगटन DC अमेरिका का कैपिटल है, ये अमेरिका का राजधानी। भारत का राजधानी क्या है? नई दिल्ली ना। चलिए आगे आपको बताना है नींबू का डायबेक रोग किसके कारण से होता है? जस्ता के कमी के कारण होता है। नींबू का डायबेक रोग जो होता है वो जस्ता के कमी के कारण होता है। आगे आपको बताना है जल संयोजी की ज्यामिति का आकार कैसा होता है? जल सहसंयोजक की ज्यामिति का आकार कैसा होता है, यानी कि इसका, हाँ ये बॉन्ड पूछ रहा है किस तरह का होता है? तो टेट्रा हैलिड होता है, टेट्रा हैलिड बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जल सहसंयोजी का ज्यामिति कैसा होता है? तो टेट्रा हैडल होता है। आगे आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ बुद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? ध्यान से सुनिए, समानता के साथ बुद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण किसमें था? तो ये नौवीं, ठीक है ना, 9th था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का ये बेस रखा गया था। आगे आपको बताना गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कौन किए थे? लाला हरदयाल जी। कहाँ हुई थी ये? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ना, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है यानी कि 1913 में हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है, वहां पे किया गया था गदर पार्टी का। क्या हुआ? लाला हरदयाल ही याद रखिएगा, 1913 में। आगे आपको बताना है हुबर बांध किस नदी पे स्थित है? बिल्कुल सही है, कोलोरेडो नदी पे। हुबर बांध कहाँ पे है? कोलोरेडो नदी पे है। एक्स किरण किसका उदाहरण है? एक्स किरण कैसा किरण है? तो विद्युत चुंबकीय किरण है। कैसा किरण है? विद्युत चुंबकीय किरण है, ठीक है ना। आगे आपको बता रहा है भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे की शुरुआत कब हुई थी? याद कीजिए, वो समय था 2014 का, जब भीम आया था। मोदी जी खूब प्रचार किए थे, भीम नहीं किए थे, वो क्या था? पेमेंट गेटवे ही था ना। सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, ठीक है ना, UPI वगैरह की। और वहीं से अब धीरे धीरे चलते, अब तो फोन पे जीपे सब आ गया। आगे चलिए आपको बताना है नाभिकीय विखंडन की खोज किसके द्वारा किया गया? नाभिकीय विखंडन का खोज, बोलिए। नहीं, नाभिकीय विखंडन की बात कर रहे हैं, ये हॉर्न के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हॉर्न के द्वारा। नाभिकीय विखंडन का खोज किसके द्वारा किया गया था? हॉर्न के द्वारा। इसी के आगे चल करके ना नाभिकीय विखंडन का जब खोज हुआ तो फिर आगे एनिको फर्मी भी इसमें काम करते हैं, और एनिको फर्मी के बाद जो है वो नाभिकीय रिएक्टर का रूप देते हैं, और आगे चल करके यही से परमाणु बम का विकास होता है, ठीक है ना। तो परमाणु बम का खोज कौन किए थे? कौन किए थे? ऑटो हॉर्न, ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था, ठीक है ना।
परमाणु बम का खोज कौन किए थे? ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। परमाणु बम का खोज ओपेनहाइमर के द्वारा। परमाणु बम से एक स्टेप आगे बढ़ गया हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का खोज कौन किए थे? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन बम का खोज कौन किए थे? एडवर्ड टेलर के द्वारा। उससे भी एक स्टेप और आगे बढ़ गया, उससे भी विनाशकारी बम का खोज हो गया, क्या? न्यूट्रिनो बम, ठीक है ना। न्यूट्रिनो बम का खोज कौन किए थे? सैमुअल कोहेन के द्वारा। बिल्कुल सही है, सैमुअल कोहेन के द्वारा। इस तीनों को याद रखिएगा। सबसे पहले परमाणु बम का खोज कौन किए? ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन बम का खोज कौन किए? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। और न्यूट्रिनो बम का खोज कौन किए? तो सैमुअल कोहेन के द्वारा किया गया। एक सैमुअल कोहेन से मिला जुला एक और नाम है सैमुअल कोल्ट। ये किस चीज के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? नहीं, राइफल नहीं, रिवॉल्व बॉल, ठीक है ना। रिवॉल्व बॉल का खोज कौन किए थे, यानी कि इसका आविष्कार कौन किए थे? तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। सैमुअल कोहेन किस चीज का आविष्कार किए? न्यूट्रिनो बम, ठीक है ना। किसका आविष्कार किए? न्यूट्रिनो बम का। चलिए आगे आपको बताना है, भारत में स्वर्ण रेशा क्रांति किस चीज से संबंधित है? जूट से। किससे है? जूट से, ठीक है ना। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है किससे है? सिल्वर फाइबर, ये गोल्डन फाइबर जो है किससे है? तो जूट से है। और सिल्वर फाइबर किस चीज से है? सिल्वर फाइबर नहीं, वो जूट इससे, कपास से है। सिल्वर फाइबर किससे है? कपास से। सिल्वर फाइबर के क्रांति के जनक के रूप में किसे याद करते हैं हम लोग भारत में? इंदिरा गांधी को। किसको? सिल्वर फाइबर के जनक इंदिरा गांधी। चलिए आगे आपको बताना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2000 कब? 2009-10 में। 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? 2009-10 में हुआ। आगे आपको बताना है, किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? यानी कि आजकल जो लेजर ऑपरेशन जो सुनते हैं, लेजर सर्जरी, उसमें किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इंफ्रासोनिक तरंग का। किसका? इंफ्रासोनिक वेव का। लेजर सर्जरी जिसमें रक्त नहीं निकलता, उसमें किस तरंग का उपयोग किया जाता है? इंफ्रासोनिक सर्जरी किया, इंफ्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं। बताइएगा, किसे वैज्ञानिकों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं? अंटार्कटिका को। बिल्कुल सही है, वैज्ञानिकों का महाद्वीप अंटार्कटिका को, यानी वहां पे रिसर्च करने का अब बहुत संभावना है। आगे आपको बताना है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनर्जीवन पर एलन सिंघवी समिति का नियुक्ति कब किया गया था? यानी सीधा सीधा एलन सिंघवी समिति कब बना था? 1986 में बना था। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है? 324 का ए, 324 का एक, ठीक है ना। 324 का एक, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? चुनाव आयोग का। और इसमें चुनाव आयोग से रिलेटेड जो है, ये आपको 324 से लेकर के 329 तक का आर्टिकल जो मिलता है, यह आपको किस भाग में मिलेगा? भाग 15 में मिलेगा। किस भाग में मिलेगा? भाग 15 में मिलेगा। चलिए आगे आपको बताना है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस एक पुस्तक है जो कौन लिखे हैं? भारतीय लेखिका है अरुंधति रॉय जी के द्वारा। अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखा गया। आगे आपको बताना है, सोलर कुकर में आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण को बताइएगा अभिसारी दर्पण या अपसारी दर्पण के रूप में आप इसे जानेंगे? अभिसारी दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण को किस दर्पण के रूप में आप जानते हैं? अभिसारी दर्पण के रूप में। यानी कि सोलर पैनल में क्या करता है, सोलर कुकर में क्या कर रहा है कि उसमें जितना भी रे आता है, सब रे को एक जगह अभिसरित करता है, ठीक है ना। एक जगह कन्वर्ज करता है, सबको एक जगह पर फोकस करता है, जिससे खाना बन जाता है। यानी अगर आपको खाना पकाना है, दाल बनाना है, आप कुकर को लॉक करके और रख दीजिए धूप में, खाना आपका तैयार हो जाएगा। यही होता है सोलर कुकर। चलिए आगे आपको बताना है, ऑयल गैस का मिश्रण ऑयल गैस जो है ये किसका मिश्रण है? तो संतृप्त और असंतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है ये। आगे आपको बताना, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस के शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? 1920 से। देखिए 1885 से लेकर के 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तब से लेकर के 1905 तक का जो समय है ना,
इसको शैशव काल यानी कि मतलब एकदम, हाँ इसको क्या बोल सकते हैं आप, एकदम यंग बोल सकते हैं, एकदम यंग काल था ये, बाल अवस्था था, ठीक है ना, बाल अवस्था ये था। इसके बाद हाँ यहीं से ना फिर जब कौन सी आंदोलन चालू होती है, तो स्वाधीनता आंदोलन चालू होती है, यहां से लगातार फिर तो आंदोलन का सिलसिला चलते ही जाता है और कांग्रेस का पार्टिसिपेशन भी बढ़ते ही चला जाता है। आगे आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2004 नहीं, 2005, 2005, ठीक है ना, 2005 में, अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई? 2005 में, अप्रैल 2005 में की गई। बताइएगा अप्रैल 2005 में इस समय सरकार में कौन रहते हैं? किस पार्टी की गवर्नमेंट रहती है? कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है ना? नहीं, इस समय किसका गवर्नमेंट रहता है? तो ये इनका अटल बिहारी वाजपेयी का ना, 1904 से लेकर के कि 1904 तक ही रहता है, 99 से 1900, ठीक है, कांग्रेस का ही गवर्नमेंट रहता है, ठीक है, 1999 से 4 तक, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई के एक शहर है नवी मुंबई, ठीक है, नवी, वहीं पे है, नवी मुंबई में है। आगे आपको बताना है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा सीटों का पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया? कौन सा? 91वां नहीं, 81वां नहीं, थोड़ा सा 3 आगे बढ़ जाइए, 84वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा, कि 2026 तक जो भी सीट है उसको आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अगर बदलना भी है, अगर आप आगे भी बढ़ाएंगे तो कहां तक बढ़ा सकते हैं? 550 तक, 550 तक, इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है समाज में धन का वितरण की असमानताओं को कम करने के लिए कौन सा कर सहयोगी है? देखिए समाज में धन का वितरण की असमानताओं को कम करने के लिए आप कौन सा कर लगाएंगे जो कि उसको आगे इनहेंस करेगा, यानी कि सब में एक जैसा पैसा का वितरण होगा? हाँ, कौन सा कर लगाएंगे? उस कर का नाम बताइएगा, कौन सा कर लगाएंगे? तो प्रगतिशील कर। कौन सा कर लगाएंगे? प्रगतिशील कर, ठीक है ना, यानी कि डेवलपमेंट टैक्स लगाएंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति वो खूब सारा पैसा कमा रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, तो उस पर टैक्स लगा दीजिए और उस टैक्स को लेकर के आप सरकार रखिए और सरकार उस टैक्स को लेकर के जो गरीब जनता है उसमें सब्सिडी बांट दीजिए, तो थोड़ा सा तो एक लेवल में आएगा ना, थोड़ा सा रेंज बराबर होगा। वही कह रहा है कि समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? तो प्रगतिशील कर होता है सहायक। आगे बताना है अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी है प्रकाश पादुकोण। कौन? प्रकाश पादुकोण, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है अनिर्थियोलॉजी किससे संबंधित है? अनिर्थियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अनिर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। बताइएगा भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? हाँ, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? नहीं, वो तो नरेंद्र सिंह का पानी, वो तो ऑप्टिकल फाइबर के जनक है, ठीक है ना। हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। आज जो मोबाइल चला रहे हैं आप, ठीक है ना, लैपटॉप अब छोटा होते जा रहा है, ब्लूटूथ ईयरफोन इतना छोटा में बैटरी सब आ जा रहा है, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो इसके जनक कौन है? तो ये है CN राव, ठीक है ना, CNR राव, CNR राव, ठीक है ना। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक भारत में कौन है? CNR राव है। आगे बताना है आपको एंथ्रोपोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हैं? लड़कियों का बहुत फेवरेट विषय होता है आगे PhD में, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है ना। किसमें, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो मानव के सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। मानव के सांस्कृतिक जीवन, उसके रहन सहन का अध्ययन जो आप करते हैं किस विषय में करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, ठीक है ना, एंथ्रोपोलॉजी में। आगे आपको बताना है किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? मानव जीनोम प्रोजेक्ट ये अमेरिका में। कहा किया गया था? अमेरिका में। मानव जीनोम प्रोजेक्ट कहां पे? अमेरिका में किया गया था। आगे आपको बताना हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया था? हाँ, राग दरबारी बहुत फेमस है ये, राग दरबारी।
नहीं नहीं, राग दरबारी वो तो राग भैरवी वगैरह गाते थे। राग दरबारी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है ना, उपन्यास है ये, राग दरबारी उपन्यास है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। आगे आपको बताना, गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? बिल्कुल सही है, तांबा, टीन, जस्ता और सीसा का। तांबा, टीन, जस्ता, सीसा, 4 एलिमेंट, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा। कौन सा मेटल? गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल। ठीक है ना, तांबा, टीन, जस्ता, सीसा। आगे आपको बताना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशन हुआ था? 1930 में। और अभी इससे पहले ये पूछ रहे थे कि साइमन कमीशन भारत आया कब था? फरवरी 1928 में। ठीक है ना, फरवरी 1928 में हुआ था। उसका दिसंबर 1927 में गठन होता है ब्रिटेन में, और फरवरी 1928 में भारत आता है। और वो अपना रिपोर्ट कब देता है? तो 1930 में देता है। 2 साल रिसर्च करता है, उसके बाद देता है। हालांकि भारतीय लोगों के द्वारा उसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का। आगे आपको बताना, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादक है? राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राजस्थान। सोना का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? कर्नाटक। लोहा का? ओडिशा। बिल्कुल सही है, लोहा का ओडिशा। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताना है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? 1942। अभी तो हम स्पष्ट रूप से बोल ही रहे हैं ना कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय यहाँ पे सचिवालय कांड हुआ था, जिसमें 7 लोग शहीद हो गए थे। ठीक है ना, उनका अभी भी मूर्ति बना हुआ है, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, गोली लगातार चल रही है। ठीक है ना, वो घटना कब हुई थी? 11 अगस्त को हुई थी। अच्छा, ये चलिए भारत छोड़ो क्रांति के बारे में बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये पारित कब करता है कांग्रेस? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किसके द्वारा किया जाता है? पंडित कि महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के द्वारा ना। चलिए आप दूसरा सेक्टर पकड़ ली, कोई बात नहीं। भारत छोड़ो, हम अभी सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन पे अभी स्टिक रहेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा नहीं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कौन पेश किए थे कांग्रेस के समक्ष? तो वर्धा कन्वेंशन चल रहा था, वर्धा सम्मेलन चल रहा था। कहां पे? मुंबई में। वर्धा मुंबई में चल रहा था, वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है ना, किसके द्वारा? तो JL नेहरू के द्वारा। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते, या फिर इसको इस तरह से पूछे कि उसको पारित करता कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा उसको पारित किया जाता है। और कब पारित किया जाता है? तो 8 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त से ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाती है। और जैसे इसकी सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता है कि इस आंदोलन को एनी हाउ बंद करो। ठीक है ना, इस आंदोलन को किसी भी तरह से रद्द करना है, बंद करना है, इस आंदोलन को चलने नहीं देना है। और उसके लिए एक ऑपरेशन वो अपना चलाता है, जिस ऑपरेशन का नाम क्या होता है? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर में क्या करता है ना कि बोलता है कि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक जितने शीर्ष के नेता हैं सब लोग अंडरग्राउंड रहेंगे, और नहीं कोई कहीं पाए जाएंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और यही होता है, कोई भी लोग मानने वाले तो थे नहीं, सब लोग निकलते हैं बाहर आंदोलन का समर्थन करने के लिए, और इसी क्रम में सब लोग का गिरफ्तारी होता है। अब बताइएगा, गिरफ्तारी जो होता है उनको अलग अलग जगह पर गिरफ्तार किया जाता है, अलग अलग जगह पे रखा जाता है। सबसे फेमस गिरफ्तारी होता है किनका? महात्मा गांधी को, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। इस आंदोलन को चला कौन रहे थे? तो महात्मा गांधी चला रहे थे। ठीक है ना, और उन्हीं का विचार था भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का। तो महात्मा गांधी को कहां पे पकड़ के रखा जाता है? आगा खां पैलेस में। ठीक है ना, आगा खां पैलेस में इनको नजरबंद किया जाता है। क्या किया जाता है? नजरबंद किया जाता है, यानी इनको जेल में नहीं रखा जाता, बस इनको दौर दुनिया से अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद जो फेमस व्यक्ति थे जो पेश करते हैं इस आंदोलन का प्रस्ताव, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को कहां रखा जाता है? आगा खां पैलेस में ही नहीं, आगा खां पैलेस में नहीं, सब लोगों को अलग अलग रखा जाता है। एक जगह रखेंगे तो फिर सब लोग तो बात ही करने लगेंगे, योजना ही बनाने लगेंगे। क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू को जो है उनको बांकुरा जेल में रखा, सॉरी बांकुरा कहते हैं, एक मिनट, सॉरी बांकुरा जेल नहीं, उनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया। कहां पे? अल्मोड़ा जेल में। इनको जवाहरलाल नेहरू को कहां पे रखा गया? अल्मोड़ा जेल में। और इसके बाद जो फेमस व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया? नहीं,
वो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है ना, हजारीबाग जेल में जो रखे गए थे वो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। इनको रखा गया था बांकीपुर पटना का जेल था, ठीक है ना, बांकीपुर जेल में रखा गया। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसके बाद बताइएगा, और अभी तो बोल ही दिए जयप्रकाश नारायण को कहाँ रखा गया? हजारीबाग जेल में, जो कहाँ पड़ता था? अभी वर्तमान के झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद एक व्यक्ति और थे जो कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे, उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद को कहाँ नजरबंद किया गया था? बांकुड़ा जेल में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में पड़ता है बांकुड़ा जेल, वहां पे उनको रखा गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि किनको कहाँ पे रखा गया था। हाँ हाँ, कस्तूरबा गांधी को भी दोनों को साथ ही रखा था, ठीक है, दोनों को साथ ही रखा था। और बाद में चल करके उनकी मृत्यु भी वही होती है, ठीक है ना। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ पे होती है? आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, मुंबई में है। चलिए आगे आपको बताना है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग का प्रावधान, वित्त आयोग का गठन होता है बिल्कुल सही है, 243 का आई से, 243 के आई से वित्त आयोग का प्रावधान कहाँ किया गया? 243 के आई से। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 280 के तहत। धन विधेयक जो आता है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 110। वित्त विधेयक 117, बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक जो आता है 117 के तहत आता है। अच्छा, ये धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दोनों सुनने में एक ही जैसा लगता है, ये है क्या धन विधेयक और वित्त विधेयक? तो दोनों का फाइनेंस और मनी दोनों तो हमको एक ही चीज लग रहा है, दोनों तो पैसा रुपया ही लग रहा है। वित्त विधेयक को किसी भी सदन में ला सकते, जबकि धन विधेयक को लोकसभा में ही पहले वाला। अच्छा, यही दोनों के बीच मूल अंतर यही है ना कि कहीं भी ला सकते हैं? नहीं, सुन लीजिएगा ध्यान से। धन विधेयक जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार को आज 5 नया एम्स बनाना है। भारत सरकार को क्या करना है? 5 नया एम्स बनाना है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए होगा। तो पैसा कहां से निकालेगा? भारत के संचित निधि से। कहां से पैसा निकालेगा? भारत के संचित निधि से। तो भारत के संचित निधि से ऐसे ही नहीं है कि डायरेक्ट बोलेगा राष्ट्रपति को कि सुनिए ना 10,000 करोड़ रुपया लाइए और दे देगा, ऐसा नहीं है। वो एक विधेयक लाएगा, ठीक है ना, एक विधेयक लाएगा कि इसमें हम एम्स बना रहे हैं, इसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो वो पैसा को लेकर के विधेयक बनेगा और वो पास होगा तो 5 एम्स या 10 एम्स जितना का प्रोजेक्ट था वो बन जाएगा। ये कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक होगा। कौन सा विधेयक होगा? धन विधेयक होगा। कल को चल करके कुछ पैसा का जरूरत है, ठीक है ना, कोई जैसे राम मंदिर अभी निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण होगा, तो राम मंदिर के निर्माण में एक विधेयक ऐसा लाया जाएगा जिसमें कुछ पैसा का 5,000 करोड़ का जरूरत है, ठीक है ना, सांसद से 5,000 करोड़ रुपया चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ और दूसरा प्रस्ताव भी हो कि राम मंदिर का आगे ट्रस्ट कैसे चलेगा, राम मंदिर के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, इसका रख रखाव कैसे होगा, इन सब चीजों के बारे में भी अगर चर्चा हो जाएगी तो वो कौन सा विधेयक हो जाएगा? वो वित्त विधेयक हो जाएगा। यानी धन विधेयक में केवल पैसा रुपया मांगा जाएगा और वित्त विधेयक में पैसा रुपया के साथ कोई और अन्य विधेयक भी होगा। वो कौन सा विधेयक हो जाएगा? तो वित्त विधेयक हो जाएगा, जो 110 के तहत धन विधेयक और 117 के तहत वित्त विधेयक। और वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। और वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत? 243 का आई के तहत। चलिए आगे आपको बताना है, द क्रूशियल ईयर के लेखक कौन है? द क्रूशियल ईयर पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? यह भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है ना। और इनका जितना भी बुक होगा उसमें डिजिट लगा होगा, यानी कि 10 साल, शताब्दी, ऐसे करके सारा सब लगा होगा, ठीक है ना, या फिर ईयर, महीना, साल, दिन ऐसा लगा होगा। तो द क्रूशियल ईयर किनका पुस्तक है? तो प्रणब मुखर्जी का पुस्तक है। किनका लिखा हुआ है? प्रणब मुखर्जी का पुस्तक है। आगे आपको बताना है, टॉर्च में आप किस सेल का प्रयोग करते हैं? टॉर्च में आप किस सेल का प्रयोग करते हैं? शुष्क सेल का, ठीक है ना, ड्राई सेल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल में शुष्क सेल का, घड़ी में शुष्क सेल का, घड़ी में शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो हो ही गया था, दादा भाई नेहरू के द्वारा किया गया था अध्यक्षता। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। पहला कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, दूसरा कोलकाता में किया गया था। देखिए पहला जो अध्यक्षता किया, मतलब पहला जो कांग्रेस का स्थापना होता है, कितना छोटा क्वेश्चन लगता है, बच्चा बच्चा को याद है, ठीक है ना, कि 28 दिसंबर 1885 को उसकी स्थापना होती है। और कहाँ पे स्थापना होती है? उसका पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है?
मुंबई में होता है, ठीक है ना। मुंबई का एक जो है ना गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय होता है, उसी विश्वविद्यालय में होता है। और उसमें कितने लोग शामिल होते हैं? 72 लोग शामिल होते हैं। कितनी महिलाएं शामिल होती है? एक भी नहीं, ठीक है ना। 72 जो थे वो पुरुष थे, एक भी महिलाएं शामिल नहीं होती है। ये क्वेश्चन ना बार बार जहां तहां पूछा ही गया, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो WC बनर्जी के द्वारा। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार इस क्वेश्चन को पूछा ही जाता है, तो इसको कहीं भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। वो 15 लोग जो मुंह से निकल जाता है, वो 15 लोग कहाँ पे थे? संविधान सभा में थे। और संविधान सभा में बताइएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 6 दिसंबर या 9 दिसंबर? 9 दिसंबर, बिल्कुल सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पे। और उसके बाद बताइएगा दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। चौथी बैठक 22 जनवरी को। चौथी बैठक के बारे में पता ही नहीं है, इसका मतलब शुरुआती का 3 बैठक है, तो तीनों में कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ होगा, इसी के लिए तीनों बैठक सबको याद है, ठीक है ना। चलिए शुरू से देखते हैं। जब 9 दिसंबर क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, उसमें बताइएगा टोटल लोग कितने शामिल होते हैं। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, तो कुछ लोग तो शामिल हुए होंगे ना। कितने लोग शामिल होते हैं? 389, 200, बोलिए 329 नहीं, 329 नहीं, 200 समथिंग भी नहीं, 211 लोग। कितने लोग शामिल होते हैं? 211 लोग, ठीक है ना। संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को महिलाओं की संख्या कितनी होती है? महिलाओं की संख्या 15, जीरो नहीं होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी होती है? 9। कितनी होती है? 9, ठीक है ना। कितना होता है? 9। 9 दिसंबर को होता है, 9 महिलाएं होती है, 202 पुरुष होते हैं। टोटल लोगों की संख्या कितने होते हैं? 211 लोग। अब बताइएगा, संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी तौर पे एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो अध्यक्ष का नाम बताइएगा। सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और एक उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, उपाध्यक्ष का नाम बताइएगा। HC मुखर्जी, हाँ, अयंगर, अनंत संयंग अयंगर ना, वो लोकसभा में चले जाते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिएगा। संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले 211 लोगों का बैठक होता है। 211 लोग बैठते हैं। 211 लोग में से 202 पुरुष होते हैं, 9 महिलाएं होती है, ठीक है ना। और उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को, बिहार के बक्सर के थे, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा का अध्यक्ष के रूप में चुनाव होता है। और उपाध्यक्ष के रूप में फ्रैंको एंथोनी जी का मनोनयन होता है। देखिए, दोनों शब्द को हम ध्यान से बोल रहे हैं, ठीक है ना। उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन होता है, चुनाव नहीं होता। मनोनयन का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई एक आदमी उनको मनोनीत कर दिया। और कौन मनोनीत करते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही उनका मनोनयन किया जाता है। आगे चलते हैं, आते हैं 11 दिसंबर 1946 का। 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन जो होता है, लेट हो रहा है क्या, छोड़ दे। दूसरा अधिवेशन जो होता है 11 दिसंबर 1946 को, वो 11 दिसंबर 1946 को जो है ना, वो उस समय अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष के रूप में कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ अस्थाई उपाध्यक्ष के रूप में कितने व्यक्ति का चयन होता है? 2 व्यक्ति का, ठीक है ना। कितने व्यक्ति का? 2 व्यक्ति का। कौन कौन वो दोनों व्यक्ति होते हैं? यानी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन होते हैं? क्या? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। पहले व्यक्ति थे हरेश चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरेश चंद्र मुखर्जी, शॉर्ट नेम उनको HC मुखर्जी कहते हैं। और दूसरे व्यक्ति थे BT कृष्णमाचारी। कौन थे? BT कृष्णमाचारी। आपको बहुत कम ही बुक में ये मिलेगा। BT कृष्णमाचारी के बारे में जिक्र भी नहीं आता, शायद हमको लगता है दृष्टि लुसेंट तो लिखा ही नहीं है, ठीक है ना, नहीं लिखा है ना। तो ध्यान रखिएगा, 2 व्यक्ति का उपाध्यक्ष के रूप में चयन होता है। कल को अगर कहीं प्रश्न मिल जाए, ठीक है ना, तो उस समय हल्ला नहीं मचा देना है कि नहीं ये BT कृष्णमाचारी कहां से आ गए। तो BT कृष्णमाचारी के साथ साथ HC मुखर्जी का उपाध्यक्ष के रूप में चयन होता है। और उसके बाद तीसरा जो अधिवेशन होता है 13 दिसंबर 1946 को, वो इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उस दिन संविधान सभा में प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को पेश किया गया था, ठीक है ना। उद्देशिका को कौन पेश करने का कार्य करते हैं?
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देशिका को किसके द्वारा पेश किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइएगा उद्देशिका जो है हम लोग का, हम भारत के लोग जो लिखते हैं पढ़ते हैं प्रेमबल, वो प्रेमबल को कहां से लिया गया है? कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। तो फ्रांस। हम लोग प्रस्तावना जो प्रस्तावना है हम लोग के संविधान में, वो कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। बहुत अच्छा, ठीक है ना, अमेरिका से लिए हैं। प्रस्तावना कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। और अमेरिका से तो प्रस्तावना लिए हैं, हम भारत के लोग जो पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम लोग कहां से लिए हैं? कहां से? अमेरिका से नहीं, ये हम लोग यूनाइटेड नेशन से लिए हैं। कहां से लिए हैं? संयुक्त राष्ट्र से लिए हैं, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वहां से हम लोग लिए हैं, हम भारत के लोग जो लिखते हैं, ठीक है ना, ये हम लोग लिए हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से लिए हैं। और प्रस्तावना ओवरऑल कहां से लिए हैं? तो ये अमेरिका से लिए हैं। बताइएगा ये प्रस्तावना को लिखने का कार्य कौन किए हैं? प्रस्तावना को कौन लिखे हैं? आनंद मोहन बोस नहीं। कौन लिखे हैं? प्रस्तावना को लिखने का जो कार्य किए थे वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी लिखने का कार्य किए थे, मोतीलाल नेहरू। बाद में कुछ अमूलचूल संशोधन करके उसको पेश कौन करते हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। और कब पेश किया जाता है? तो 13 दिसंबर 1946 को। और कब ये सर्वसहमति से पास भी हो जाता है कि हम लोग का यही प्रस्तावना रहेगा? ये कब पारित हो जाता है? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है, ठीक है ना। ये नंदलाल बोस का जो बात आप कर रहे थे ना, ये संविधान को सजाने का कार्य करते हैं। यानी कि संविधान जो लिखा गया, मान लीजिए ये बुक है, ठीक है ना, ये बुक है, तो ये थोड़ा सा इसमें बॉर्डर वगैरह दे दिए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना पढ़ने में। तो ये काम कौन किए थे? तो नंदलाल बोस जी किए थे। और इस बुक में लिखा भी तो होना चाहिए, लिखेगा कौन? तो लिखने का जो हस्तलिपित लिखने का जो कार्य किए थे वो कौन किए थे? प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा लिखा गया था। और उसको उसके पन्ना को सजाने का कार्य कौन किए थे? तो ये नंदलाल बोस किए थे। चलिए अब आगे आपको बताना है, भारतीय संविधान पेन से लिखा गया। किससे लिखा गया? पेन से, यानी कि हाथ से लिखा गया, उसका टाइपिंग नहीं हुआ था। तो वो पेन से जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया है? जैसे अभी पढ़ेंगे अंग्रेजी में, बिल्कुल सही है, अंग्रेजी में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया। वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है ना वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और किस लिपि का प्रयोग किया गया था उसमें? पांडुलिपि का प्रयोग किया गया था। किस लिपि का प्रयोग किया गया था? पांडुलिपि का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं तक रहने देते हैं, छोड़ देते हैं।